हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ अर्ना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स का वर्गीकरण। जो आज का टॉपिक रहेगा विटामिन्स का रहेगा। तो एलटी ग्रेड में आपके होम साइंस में ये जो टॉपिक है इससे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन्स की खोज किसने की, इसका अध्ययन क्या कहलाता है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में मददगार होता है, तो वो चीजें समझेंगे। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए और कौन सी क्रिया में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए अपने एपी टीचिंग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो वहां से आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि विटामिन्स का टॉपिक जो आपके इसमें आता है यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन्स की खोज आपको पता होना चाहिए कि किसने की थी। तो डायरेक्ट इसमें आपका आंसर रहेगा फंक ने की थी। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। विटामिन्स हमारे शरीर में विटामिन्स का क्या काम होता है, तो ये उपापचात्मक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जितने भी प्रोसेस होती है तो इसमें ये अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये विटामिन सी ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन की स्टडी की बात करें तो किसमें किया जाता है, विटामिनोलॉजी में किया जाता है। अब हम समझेंगे विटामिन होते कितने टाइप के हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से विटामिन कौन सी कैटेगरी में आप रखेंगे, यानी कि फैट में रखेंगे या लिक्विड में रखेंगे, तो जो फैट में घुलने वाले फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील जो वसा में घुल जाते हैं, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। तो सबसे पहले आपको समझना है वसा में घुलनशील। अच्छा, ये वसा में कैसे, जैसे आप दिन में कुछ ना कुछ वसा के रूप में, चाहे आप मूंगफली खा रहे हो, चाहे आप तेल खा रहे हैं या फिर आप घी खा रहे हैं, तो वो एक फैट है। ठीक है, और वो कैसा है, वो एक अच्छा फैट है, शुद्ध फैट है। ठीक है, गुड फैट फैट हम उसको बोलेंगे। तो अगर आप फैट नहीं लेते किसी भी तरीके से, तो जो विटामिन फैट में घुलने वाले हैं वो आपकी बॉडी में डिसॉल्व ही नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए आपको कुछ मात्रा में फैट भी खाना चाहिए। कहते हैं ना, कम से कम दिन में 1 चम्मच घी आपको किसी भी तरीके से लेना चाहिए, ताकि फैट में घुलने वाले विटामिन आपकी बॉडी में घुल जाए, डिजोल्व हो जाए। तो जो फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं ADE K। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म या फिर कहेंगे कि इसकी जो सरल ट्रिक नेट पर देखने को मिलती है वो होती है कीड़ा। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे, बहुत आसान रहेगा। तो कीड़ा को आपने याद रख लिया कि ये फैट में घुलता है ना। तो इसका जो इंग्लिश नाम या कहेंगे कि इसको जो केमिस्ट्री का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है। तो विटामिन ए को आप बोलते हो रेटिनोल, रेटिनोल। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरोल, और विटामिन ई को टोकोफेरोल, और विटामिन के को फ्लिकविग्नोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो जो जो जल में घुलते हैं उनको जलीय विटामिन बोलते हैं, और वह सिर्फ 2 होते हैं, बी और सी। आपको बोला जाता है कि सब्जी को आप काटने के पहले बाद में मत धुलो, पहले धुलो। क्यों? क्योंकि जो सब्जी में जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से विटामिन आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसे सब्जी में विटामिन सी है या फिर बी है और आपने उसको काटने के बाद में धुल लिया, तो क्या होगा कि उसके जो आप विटामिन आपकी बॉडी में जाने थे वो पहले ही धुल के निकल गए। या फिर बहुत देर तक आप चीजों को भिगो के रख देते हैं और विटामिन सी और बी उसमें घुल के निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। तो कोई भी खाने वाली चीज आपको जैसे पालक वगैरह होता है उसमें विटामिन सी की बात करते हैं, तो उसको जो है उसके पानी को फेंकने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो विटामिन सी है वो पानी में घुल गया और आप उसे फेंक देते हैं। ठीक, तो ये आपको नहीं ये आप समझ गए होंगे कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होने की वजह से क्या होता है कि पानी में घुल जाते हैं, और आप किसी भी चीज को अगर ऐसे धोते हो, उसमें डुबा के रख देते हो, तो वो उसमें पानी में आ जाते हो और पानी को आप फेंक देते हो, तो आपके विटामिन चले जाते हैं। ठीक, अब इसमें बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स की, सी की। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले आपको सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन बी का देखो कितना बड़ा ग्रुप है।
कितना बड़ा ग्रुप है, तो आगे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन्स का, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें उसके कार्य देखेंगे, सोर्स देखेंगे, संरचना देखेंगे, उनके लक्षण देखेंगे और उनका प्रभाव देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका रासायनिक संरचना क्या होती है, C20H30O। ठीक, इसके जो सोर्स होते हैं, सोर्स आपको विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये यकृत तेल से मिलता है और दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, गाजर से मिलता है। जो मछली का यकृत होता है, मछली का लीवर होता है, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर इसका मुख्य भूमिका देखें तो इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम होता है वो होता है आपकी जो दृष्टि होती है, आई साइड होती है, उसको मजबूत करना। ठीक है, अगर आपकी आई साइड आप विटामिन नहीं ले रहे हैं तो आपकी आई साइड वीक हो जाती है और आपको रतौंधी रतौंधी एक बीमारी होती है, आंख की बीमारी होती है, तो वो हो जाती है। ठीक है, तो ये दृष्टि में सहायक होता है, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक, एक और मतलब इसमें देखेंगे अन्य काम इसके क्या होते हैं, तो हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ ये कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मतलब आ जाता है कई बार, जो कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला है, तो कैल्शियम को नियंत्रित कौन सा विटामिन करता है, तो आपको बताना है कौन सा करता है, विटामिन ए करता है। ठीक है, अब इसकी अधिकता से भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी अधिकता से अगर हम देखें तो इसकी अधिकता से हेपेटाइटिस और सिर दर्द व उल्टियां होने लगती है, तो ये विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझ लिया विटामिन ए की भूमिका हमारे शरीर में क्या होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे विटामिन बी की। बी का तो बहुत ही बड़ा मतलब इसमें कैटेगरी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम सूची देखो तो B12 तक है, B1 से लेकर B12 तक है और इतने सारे ये सब बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसमें देखिए इनके रासायनिक नाम है और कार्य है और साथ ही साथ जो है इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो अगर हम B1 की बात करें, जिसको हम बोलते हैं थायमीन, जिसको हम बोलते हैं थायमीन, थायमीन का काम होता है ऊर्जा उत्पादन करना। इसका काम होता है ऊर्जा उत्पादन करना, B1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, एंजाइम को सक्रिय बनाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन का ये कार्य होता है। तो इसमें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चर्म रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो B2 की कमी से होता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर ये पूछ ले कि चर्म रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, C, B, A, D, तो तब तो आपको B ही लगाना है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में से अलग से पूछ लेता है कि चर्म रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो B2 की कमी से होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। नियासिन का जो कार्य होता है वो होता है NADP सह एंजाइम के रूप में ये काम करता है। हमारी बॉडी में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो जब ऊर्जा उत्पादन का काम करती है तब उसके साथ में ये जुड़कर काम करता है, अपनी भूमिका निभाता है एंजाइम के साथ में। एंजाइम को एक्टिव करने के लिए B3 अपनी भूमिका निभाता है, इसीलिए उसका साथ देने के लिए इसको सह एंजाइम बोल दिया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि पेलाग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो B3 की कमी से होता है। या फिर पूछ लेगा इसका रासायनिक नाम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। ठीक है, विटामिन B5 को हम बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। इसका काम क्या होता है, ये भी को एंजाइम है और ए का हिस्सा ए को ये सपोर्ट करता है, ए का साथ देता है और ये बहुत ही दुर्लभ होता है। ये बहुत ही जो होता है दुर्लभ होता है, मतलब बहुत रेयर ही B5 की कमी होती है। ठीक है, B6 ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, B6 भी पूछा जाता है। पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन B6 का रासायनिक नाम है और इसका कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में,
जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का सरलतम इकाई होती है अमीनो एसिड, तो उसको पचाने में, उसके उपापचय में ये जो है सहायक होता है। और इसकी इसकी कमी से होता है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, जो हमारी नर्व्स से संबंधित समस्याएं होती हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं होती है, तो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हम उनको बोलते हैं। तो B6 की कमी से वो हो जाती है। ठीक है। B7 ये भी इंपॉर्टेंट है। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का कार्य करता है हमारी बॉडी में, और इससे इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाते हैं। तो वह कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से चर्म रोग या जो है त्वचा रोग हो जाते हैं? त्वचा रोग हमारे बॉडी में होते हैं B7 की वजह से। ठीक है। तो B7 या B2 उसमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकता है, तो उससे त्वचा रोग हो जाते हैं। B9 का क्या काम होता है? B9 जिसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक एसिड एक टैबलेट होती है जिसमें आप अगर लेते हैं तो उसमें जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में प्रेगनेंसी के लिए इसको दिया जाता है, तो उसमें B9 होता है। B9 का काम होता है डीएनए संश्लेषण करना, डीएनए संश्लेषण करना। तो इसकी कमी से होता क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब एक जैसा होता है ना कि कई लेवल पर एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाना। ठीक है। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबामेलिन। साइनोकोबामेलिन इसका रासायनिक नाम है B12 का, और इसका काम होता है माइलिन का निर्माण करना। इसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। परनीसियस एनीमिया। अब इसके डेप्थ में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेट की तैयारी नहीं कर रहे, आपको नेट का एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ यहाँ तक का आपका लेवल पूछा जाता है, इतना ही आपको बताना है। अगर आपको विटामिन के ऊपर टॉपिक लिखना आ जाता है आपके मेंस में, तब भी आपको ये इतनी ही चीजें उसमें लिखनी है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, बी कॉम्प्लेक्स आपका क्लियर हो गया। अब इसकी कमी से हम देख लेते हैं कि हाँ, इसका तो कंप्लीट चार्ट हमने क्लियर कर ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। इसकी संरचना C6H8O6 होती है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये इसलिए क्योंकि डिटेल से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। हाँ, अगर आपको लिखना है मेंस में, तब ये चीजें इफेक्ट करेंगी और अच्छे मार्क्स बनाने में आपको हेल्प करेंगी। तो संरचना C6H8O6 होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोलेजन संश्लेषण। B6 का खास काम क्या होता है? जो आपके टिश्यूज टूटते हैं ना, जो आपकी कोशिकाएं टूटती हैं, उन कोशिकाओं को दोबारा से बनाने में ये मददगार साबित होता है। इसीलिए स्किन को अच्छा करने के लिए और टिश्यूज को अच्छा करने के लिए, या फिर कहो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी को बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसका इंटेक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी सोर्स लीजिए। ठीक। तो मुख्य कार्य इसका क्या हो जाता है? कोलेजन संश्लेषण होता है। जो आपकी बॉडी में कोलेजन बनता है, उसको ये संश्लेषित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन सी के ज्यादा आप यूज करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में आयरन का अवशोषण भी अच्छा होता है। आयरन के अवशोषण में भी ये मदद करता है। जो भी आप आयरन खाते हैं उसको अवशोषित करने में मदद करता है। अगर आप कोई भी टैबलेट आयरन की खा रहे हैं, कोई भी सोर्स आयरन का खा रहे हैं, तो विटामिन सी जरूर लीजिए, जैसे नींबू वगैरह आपको जरूर लेना है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जुकाम या फिर कोई ऐसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई भी ऐसी फ्लू आपको हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, या फिर आपको कहे कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है। ये सभी चीजें हैं, और त्वचा के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छा करना है तो आप विटामिन सी रेगुलर रखिए। इसकी कमी से क्या होता है? बहुत मोस्ट पॉपुलर है स्कर्वी, आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग से 6 क्लास से आई होप आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अब इसके सोर्स आपको कहाँ कहाँ से? जैसे आंवले से ज्यादा विटामिन सी किसी में भी नहीं होता है। तो आंवले का इंटेक अगर आप बढ़ाते थे, आपकी स्किन भी, आपके बाल भी, आपके सब कुछ मतलब ग्लो करेगा, अच्छा हो जाएगा। और नींबू, संतरा, अमरूद, इन सब में विटामिन सी होता है, और ये एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन सी के। ठीक है।
बात करें विटामिन डी की, जिसका नाम होता है कैल्सीफेरोल, जिसका रासायनिक नाम होता है विटामिन का कैल्सीफेरोल। अब ये विटामिन डी किस तरीके से आपकी बॉडी में जो है काम करता है, तो विटामिन डी के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे डी टू को हम एग्रो कैल्सीफेरोल बोलते हैं और डी3 कोलो कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ठीक, इसका कार्य होता है कैल्शियम और फास्फेट का अवशोषण करना। अगर आप कोई सोर्स ले रहे हैं, कैल्शियम का कोई भी सोर्स ले रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं किसी भी माध्यम से, अगर आपके खाने में जो भी कैल्शियम है, जो भी फास्फेट है, तो उसका अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, आपकी बॉडी उसको अवशोषित करे, उसके लिए आपको विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है खाना। इसके साथ में इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है बच्चों में। रिकेटस क्या होता है, उसके मतलब पैर पतले हो जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, पेट बाहर हो जाता है, खासकर छोटे बच्चों में, तो उसको रिकेटस बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्या होता है, रिकेटस होता है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया क्या होता है कि ये बूढ़े व्यक्तियों को होता है, वयस्कों में होता है। ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, खासकर वृद्ध व्यक्तियों में होता है। ठीक, स्रोत इसका क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत अच्छा सोर्स है, सनलाइट इसका जो है बहुत अच्छा सोर्स है, और मशरूम और अंडा, इनमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम देखने को मिलता है। ठीक, विटामिन ई और के की बात करते हैं। विटामिन ई का क्या काम होता है, विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरोल बोलते हैं, और इसका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है, अपनी भूमिका निभाता है। ये जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता किसी भी चीज के प्रति जल्दी मतलब सेंसिटिव हो जाना, जल्दी बीमारी लग जाना, ये सब मतलब अगर आप विटामिन ई का अच्छा इंटेक कर रहे हैं, अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो जल्दी आपको जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा, जल्दी आपको फ्लू नहीं होगा, है ना, जल्दी मतलब बुखार नहीं होना, इन्फेक्शन नहीं होना, ये चीजें आपको बहुत देर से होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और जो प्रजनन आपका जनन क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या बांझपन बढ़ता है, और कहते हैं कि जनन क्षमता मतलब बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक, विटामिन के देखें, पिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। अगर आपके शरीर में रक्त का थक्का जमाने में जो है सहायक होता है, जैसे होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी को डायबिटीज है या फिर कुछ ऐसे मतलब बीमारी है, तो उसमें विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, जैसे कट गया, कहीं से कोई हाथ कट गया, कुछ भी हो गया, तो उसका ब्लड जो है बहता रहता है। तो बहुत अच्छा ये क्या करता है, जब कहीं से आपका हाथ या फिर कुछ भी कट जाता है और जो ब्लड आपका निकलता है, तो क्या करता है, तुरंत ये एक जाली के रूप में, जैसे पट्टी नहीं होती है, उस जाली के रूप में कोशिकाएं जल्दी जनरेट करता है, और वो जाली नुमा संरचना क्या करती है, हमारे ब्लड को बहने से रोक देती है। तो ये बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन है हमारी बॉडी में, विटामिन के इस रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से रक्तस्राव हो जाता है, यानी कि अगर विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भूमिका निभाता है। ठीक है, और हड्डी व ऊतकों के लिए तो ये अच्छा होता ही होता है। ठीक, तो ये समझ लिया आपने। अब इसके कुछ विटामिन की जैविक रासायनिक क्रियाएं समझ लेते हैं। जैव रासायनिक क्रिया यानी कि विटामिन की हमारी बॉडी में जो जैव रासायनिक क्रिया होती है वो किस तरीके से उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये सह एंजाइम की भूमिका निभाते हैं, यानी कि विटामिन एंजाइम्स के साथ में मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं। जैसे हमारी बॉडी ऊर्जा एनर्जी बनाती है, तो ये किसके साथ में, एंजाइम्स के साथ में मिल जाते हैं, और उनके साथ में मिलकर क्या करते हैं कि कोऑपरेट करते हैं उनको। ठीक है, कोऑपरेट करते हैं, तो वो इस तरीके से हमारा जो उपापचात्मक मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाता है। यानी कि चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे हमारे भोजन का टूटना हो, पचना हो, उनमें ये मददगार साबित होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में भागीदारी, रेडॉक्स रिएक्शन में भागीदारी का मतलब होता है कि जब हमारा जो शरीर है, जो मतलब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है, ये वहां पर अपनी भूमिका निभाने में जो है सहायक होते हैं। हार्मोन्स जैसे कार्य
जैसे हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो खासकर विटामिन डी और विटामिन ए जो होता है हार्मोन्स के साथ में मिलकर उनके बिल्कुल हार्मोन्स जैसे कार्य करता है। ठीक है, हार्मोन्स की भूमिका निभाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विटामिन है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, और ये हमें बाहर के सोर्स से लेने पड़ते हैं। हमारी बॉडी विटामिन नहीं बनाती है, तो इसीलिए आपको हरी सब्जी, दूध, फल, फ्रूट ये सब चीजें खानी चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स बहुत खाने चाहिए, जिससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिलता रहे। विटामिन से क्या होता है कि हमारी बॉडी की वृद्धि रुक जाती है, और साथ ही साथ उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम यानी कि उपापचयात्मक क्रिया होना, यानी कि भोजन का टूटना और नई कोशिकाओं का टूटना और नई कोशिकाओं का बनना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसमें ये अपनी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपने विटामिन को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी लोगों को भी आप शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जो एपी टीचिंग सेंचुरी आईएएस करके आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।